नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम विचार विमर्श करते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर। हम सभी जानते हैं हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अब के समय की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। खेती अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बढ़ रहा है। जी हां, आज का जमाना जो है वो कृषि स्टार्टअप्स का है। हमारी सरकार भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमारे युवा कहें, हमारे किसान कहें तो अपने अनोखे विचारों के साथ वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इन्हीं कृषि स्टार्टअप्स पर चर्चा करने वाले हैं। कितनी संभावनाएं हैं, कितनी सफलताएं मिल सकती हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। विषय क्या है बता देते हैं आपको। विषय है खेती में स्टार्टअप से स्वरोजगार, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं आज के हमारे एंटरप्रेन्योर्स। आइए सबसे पहले परिचय करवाते हैं हमारे विशेषज्ञों का। हमारे साथ उपस्थित हैं इस वक्त डॉक्टर नीरू भूषण, बता दें आपको प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और सीईओ हैं ये पूसा कृषि ICAR IRI में। डॉक्टर भूषण, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर राजेश रंजन जी भी उपस्थित हैं जो CEO हैं नैप वेंचर्स फंड में। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सारे हमारे सफल एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर सभी सफल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें। इनके जो स्टार्टअप्स हैं उनको करीब से जाने, उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी अहम योगदान है। करीब 58% से ज्यादा ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में खेती पर ही निर्भर हैं। भारत की जनसंख्या में युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। इन युवाओं के पास नए नए विचार हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के साथ साथ खेती से रोजगार पैदा करने की जरूरत पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसान और युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वे खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है। कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। देखा जा रहा है कि अब पढ़े लिखे युवा भी नए नए आइडिया के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के तहत युवाओं को न सिर्फ नई तकनीक सिखाई जाती है, बल्कि जिन युवाओं के पास पहले से अपनी तकनीक और नए विचार होते हैं, विशेषज्ञों के जरिए उनमें और भी सुधार लाया जाता है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप का अपना महत्व है। इससे किसानों और युवाओं को न सिर्फ उद्यमी बनने का मौका मिल रहा है, बल्कि अब युवा अपने मन में आए विचारों को वास्तविकता में बदलकर खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं।
तो हम सब ने अभी एक खास रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की भी हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। स्टार्टअप्स को हमने जान तो लिया, लेकिन इस पर और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भूषण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर नीरू से हम बात कर लेते हैं कि एग्री स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं डॉक्टर नीरू, तो इनसे समझें क्या लोग, क्योंकि अभी भी लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि आप देखिए कि आज की खेती की क्या समस्याएं हैं। कि हमारा जो अगर किसान है उसकी जो जोत का साइज बहुत कम है, और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसको वहाँ से एक इस तरीके की इनकम मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने घर का गुजारा कर सके। एक सस्टेनेबल इनकम और रिकरिंग इनकम उसकी होनी चाहिए, जिसमें ये संभावनाएं बनती हैं कि हमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, जो कि अडॉप्टेबिलिटी जिनकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो युवाएं हैं, जो वो उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नई नई तकनीकों को खोज रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस दे रहे हैं जिनको अपना करके हम अपनी खेती को और र्यूमरेटिव, और जैसे कि हमारा सरकार का एक ये विषय भी है और एक ये लक्ष्य भी है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगर हमें किसानों की इनकम को दुगना करना है। बिल्कुल, जो परंपरागत तरीके आ रहे थे, अभी तक चलते आ रहे थे, उसमें बदलाव आ रहा है। सभी इसमें योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य भी है कि हमारे किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एग्री स्टार्टअप्स हैं, कृषि स्टार्टअप्स हैं, वो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार का और साथ भी मिलेगा, आर्थिक सहायता भी हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर मिलेगी, युवाओं को मिलेगी। तो ऐसे में हम क्या दिशा देख सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कि नैब वेंचर्स की हम बात करें, बहुत ही अहम भूमिका इसकी भी रही है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, नैब वेंचर्स फंड है क्या, किस तरह से ये सहायता प्रदान कर रहा है? अदिति जी, नैब वेंचर्स फंड नाबार्ड द्वारा प्रोमोटेड एक लीडिंग वेंचर कैपिटल फंड है। अभी तक हमने 500 में से 132 करोड़ इन्वेस्ट किया है सिंस अगस्त 2020 जी। एंड लगभग हम 11 ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं एंड हमने 8 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है एंड वी कैन डू अ लॉट मोर। तो ऐसे में डॉक्टर नीरू, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया कि एग्री स्टार्टअप्स अगर शुरुआत करते हैं तो खेती के क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, योगदान भी मिलता है यहाँ पर। तो कौन कौन से स्टार्टअप्स यहाँ पर इसके तहत आ सकते हैं? इसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019 के अंदर एक स्टार्टअप से फोकस ही एक स्कीम लॉन्च की थी RKY रफ्तार के अंतर्गत, जिसमें हमने एक साथ 23 स्टेट्स में 29 इंक्यूबेटर्स को एस्टैब्लिश किया था, जो कि 18 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, 6 ICR इंस्टीट्यूशंस में, 2 IITs में और 3 मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर और इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश किए गए। सो ये जो भी ये 29 इंक्यूबेटर्स हैं, ये हर साल 2 प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें एक सीड स्टेज का प्रोग्राम है और एक प्री सीड स्टेज का प्रोग्राम है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग 1 अप्रैल से अपना सीड स्टेज का प्रोग्राम उपजा के नाम से लॉन्च करेंगे। उसमें हम सभी की मेथोडोलॉजी एक ही है, चाहे आप कहीं पर भी अप्लाई करें। तो आपको उस प्रोग्राम के अंतर्गत अपना आवेदन देना होगा, और जब एप्लीकेशन के बाद आपके ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेसेस हैं। अगर हम स्कीम लेवल की बात करें तो तकरीबन हम 7000 से ज़्यादा एप्लीकेशन एक साल में इवैल्यूएट करते हैं जी, और तकरीबन हम 1200 लोगों को इसमें लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं पुसा की बात करती हूँ तो तकरीबन हमें जो एक साल के अंदर एप्लीकेशन 1200 से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, और जिसमें से हम 35 से 40 का कोहोर्ट लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है जी। जब हम ये 2 लेवल प्रोसेस होता है, हम प्री स्क्रीनिंग करते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं, फिर आपको कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, तब जा करके हम कोहोर्ट का सिलेक्शन करते हैं जी। इनके तहत, इन प्रोग्राम्स के तहत आप 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर हम आपको देखते हैं कि आपने कितना प्रोग्रेस किया और कितना नहीं, फिर जा करके आपको ग्रांट इन एड की सपोर्ट 25 लाख तक दी जाती है। अभी तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ने तकरीबन 60 करोड़ की मतलब बांटे हैं कि धनराशि या सहायता दी है तकरीबन 814 स्टार्टअप्स को। तो एक साल में हम तकरीबन 400 से 450 स्टार्टअप्स को ग्रांट इन एड के तहत में सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर
फोकस कोई है कि एग्रीकल्चर में फार्म टू फोक हम सभी डोमेन में बिल्कुल। एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स को लेते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि कोई एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, सिर्फ एक ही इसके अंदर बात है। और दूसरी बात ये है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस स्टेज में है। प्री सीड स्टेज में है कि आप अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी आपको उसको वैलिडेट करना है। सीड स्टेज में आपका प्रोडक्ट रेडी है, अब आप उसको मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं कि मार्केट वायबल प्रोडक्ट में, ताकि हम मार्केट के अंदर जा सकें। तो ये एक मतलब मोटा मोटा ये पहलू है। तो इसमें आप सभी लोग आ सकते हैं, आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जिसके पास भी इनोवेशन है, जो भी आइडिया, जो भी इस क्षेत्र में कोई भी योगदान देना चाहता है, तो आप सब हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन तो डॉक्टर सकते नीरू, हैं। आइडियाज बहुत होते हैं लोगों के दिमाग में कि अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं लोग अपने अनुभव से भी कुछ नया यहाँ पर निकाल कर ही लाते हैं, लेकिन एक झिझक हो जाती है कि क्या मैं इसमें अलग कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं, क्या मुझे कोई मदद मिल पाएगी या फिर नहीं। तो इसी सोच के साथ, इसी झिझक के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी उन सभी नागरिकों के लिए कि आप आगे आइए, हम आपका साथ देंगे, ऐसे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने युवाओं को ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई आइडिएशन करते हैं, तो देखिए अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 2016 में हमने स्टार्टअप पॉलिसी ली, फिर हमने स्किल इंडिया पॉलिसी ली, फिर स्टैंड अप पॉलिसी ली। तो और उसके तहत अब काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स इस देश में बने हैं और वो सब स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए ही हैं। पर जहाँ तक स्टार्टअप की बात है कि आपको आइडिएशन कैसे करना चाहिए, बहुत सारे युवा मेरे पास आते हैं कि जी मुझे कुछ करना है, पर मुझे क्या करना है मुझे ये नहीं पता। ये एक सबसे अहम क्वेश्चन दिमाग में रहता है युवाओं के। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है और आपका स्किल सेट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, और आपके रिसोर्सेज क्या हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो क्या हमारी नीड है, वो एंटीबायोटिक है या विटामिन है। एंटीबायोटिक है तो आपको चलाने में बहुत आसानी होगी, विटामिन तो फिर विटामिन की तरह ही लिया जाएगा। तो आपको हमारी नीड क्या है, क्या वो फार्मर की नीड है। पर बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है आपके पास तो आगे आइए, सरकार आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ना केवल आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, बल्कि आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। बस आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है मैम ने कि ना केवल आपको स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे में हम सभी आगे जरूर बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे जरूर बढ़ेगा। हम भी इसके साथ आगे बढ़ते हैं, रंजन जी के पास यहाँ पर जाते हैं। रंजन जी, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्री स्टार्टअप्स की, आपने भी बताया कि आप भी यहाँ पर, आपका जो नैब वेंचर है वो भी यहाँ पर फंडिंग कर रहा है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। एग्री स्टार्टअप्स की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का आप यहाँ पर कह सकते हैं स्थिति देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं हमारे देश में अभी? एग्रीटेक का जो इकोसिस्टम है वो 4 भाग में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं जी। पहला है एग्री इनपुट्स रिलेटेड, जिसमें फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, सीड्स सारे आ गए। दूसरा है ऑन फार्म इंटरवेंशंस, जिसमें एक्चुअली कोर एग्रीटेक की सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, ब्लॉकचेन, ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत। और तीसरा आता है मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज में फार्म टू फोक मॉडल्स हैं जो फार्म के पैदावार को मार्केट से जोड़ते हैं, किसानों को इनकम बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है उनसे। एंड चौथा हो गया फिनटेक का, इंश्योरटेक का, विच कवर्स ऑल द अदर 3 पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जी, तो हमारा मानना है दैट अभी जो फंडिंग एनवायरनमेंट है इंडिया में कृषि स्टार्टअप्स में, उसमें ज़्यादा ध्यान वेंचर कैपिटल फंड्स का या प्राइवेट इक्विटी फंड्स का मार्केट लिंकेज की तरफ है। कोर एग्रीकल्चर में जो इनिशियल स्टेजेस पर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यहाँ पर चाहिए और करनी भी चाहिए। तो ऐसे में किस तरह के कदम उठाने की यहाँ पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है? एब्सोल्युटली। देखिए, बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने नाबार्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में एक हाइब्रिड फंड का अनाउंसमेंट किया, ब्लेंडेड फंड विथ को इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़। सो हमारी नाबार्ड को यही सलाह रहेगी टू एलोकेट
लॉट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। दो ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा रिस्की स्टेज होता है अर्ली स्टेज, बिकॉज मोर्टेलिटी रेट्स आर वेरी हाई। बिल्कुल, बहुत सारे स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाते, सीड से माइग्रेट नहीं कर पाते प्री सीरीज ए एंड सीरीज ए में। तो उस स्टेज पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल नहीं आ पा रहा, वहाँ पे भारत सरकार और स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए थ्रू नाबार्ड एंड अदर एंटिटीज टू चैनलाइज इन्वेस्टमेंट्स इन अर्ली स्टेज और एट द वेरी सीड स्टेज। सो ये जो फंड अनाउंस किया गया है, ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले सालों में। ऑलरेडी सिडबी फंड ऑफ फंड, NSIC और अदर केंद्रीय एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, बट आई गेस उनका भी चैनलाइजेशन कोर स्टार्टअप्स एंड टुवर्ड्स सीड स्टेज वो उस तरफ झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, जो अभी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीरू, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रंजन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि अर्ली स्टेज के अंदर की हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा जो ये इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें इनक्यूबेटर्स का है, तो यहाँ पर हम लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स की जो हेजिटेशन है वो ये है कि वो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं समझते हैं, या ये मैं कहना चाहूँगी कि वो ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो ये कह रहा है वो वाकई में ही काम करेगी या नहीं करेगी। तो एक वैलिडेशन लेवल पे कॉन्फिडेंस हम लोग उनको दे पाते हैं कि नहीं, ये हम अपने टेक्निकल मेंटर्स के साथ उनके ड्यू डिलिजेंस में मदद करते हैं, तो वो फिर एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में जगाता है। तो हम इस तरीके से उसको कर रहे हैं कि ताकि सीड स्टेज के लेवल पे भी कुछ फंडिंग मिल सके। लेकिन ये डेफिनेटली ये सब चीज़ें हमें एजुकेशन है इन्वेस्टर्स के लेवल पे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एग्री टेक का जो सेक्टर है उसमें अगर मैं देखूं कि क्या चैलेंजेस हैं, वो ये बहुत सारा अभी हमें कोर इनोवेशंस जो हैं वो भी लानी पड़ेंगी। तो वो भी एक है। अभी हम ज़्यादातर मी टू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, वो हमें चाहिए, लेकिन वो रीजनल लेवल पे हमारी चलेंगी, लेकिन उनका स्केल अप का लेवल दायरा कम रहेगा और उसमें इन्वेस्टर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दूसरी ये है कि इसका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। अगर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करें, डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो वहाँ पर रिस्क में हमें भागीदारी तो इन्वेस्टर्स की आनी ही पड़ेगी। तो ये एजुकेशन है इन्वेस्टर्स के लेवल पे भी और इंक्यूबेटर्स के लेवल पे भी और आने वाले एग्री स्टार्टअप्स के लेवल पे भी, और वो धीरे धीरे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगले 2-3 साल में हम इस एनवायरनमेंट को भी आगे लेकर के चलेंगे और ये एक बज़वर्ड क्रिएट करेंगे कि यस, नाउ दे आर रेडी फॉर द फंडिंग स्टेज। जब हमने यहाँ पर शुरुआत कर ली है, हम और निश्चित तौर पर इस पर और आगे बढ़ेंगे और इसमें और भी ज्यादा सफलताएं हासिल करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एग्री स्टार्टअप्स पर, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके अनुभव भी अब हम साझा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं खेती में स्टार्टअप से स्वरोजगार के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हमने चर्चा की है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स अब आ रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं, कई लोग सफल भी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ सफल हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही उपस्थित हैं। तो आइए इनके अनुभव भी अब साझा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारी सफल महिला एंटरप्रेन्योर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी तो गया है, महिलाएं क्यों पीछे रहे, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कल्याणी शिंदे है। मैं गोदाम इनोवेशंस इस कंपनी की फाउंडर हूँ। स्टार्टअप के बारे में अगर बात करूँ तो भारत में हर साल 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता है, जिससे 70% प्याज जो है वो स्टोरेज में रखा जाता है 6 से 8 महीने के लिए। बट जिस चैलेंज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हर साल 40 से 50% जो प्याज है वो खराब होता है, किसानों को उससे लॉस होता है। और इसी चैलेंज के लिए हमने जो सोल्यूशन लॉन्च किया है वो एक IoT बेस्ड डिवाइस है जो आपके वेयरहाउस में लगता है, जिससे जो वेयरहाउस का क्लाइमेट है और आपके वेयरहाउस में जो सड़न होती है उसको जल्दी पता करने में मदद करता है। और इससे फार्मर्स का जो आगे का वेस्टेज है वो कम करेंगे और इससे फार्मर्स के रेवेन्यू में हेल्प होगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी। आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। एक और महिला यहाँ पर हमारी सफल एंटरप्रेन्योर उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। अपना नाम बताएं, अपने स्टार्टअप के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मिशाली अग्रवाल है। मेरे स्टार्टअप का नाम फ्लोरेसिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को दूध में मिलावट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हमारी 3 किट्स हैं जो कि रैपिड डिटेक्शन देती हैं पेस्टिसाइड्स में, एंटीबायोटिक्स में, और जो दूध में और भी मिलावट होती है जैसे यूरिया मिलता है, सुक्रोज मिलता है, तो उसके लिए हम लोग किट्स, रैपिड डिटेक्शन किट्स हमने बनाई हैं, जिससे कि वो बहुत कम समय में उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं और उनकी फल सब्जी में भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं पेस्टिसाइड, जिससे कि उनकी क्रॉप खराब ना हो। डॉक्टर नीरू, आप क्या कहना चाहेंगे इन स्टार्टअप्स के बारे में? इन स्टार्टअप से, ऐसे ही स्टार्टअप से किस तरह से हमारे किसानों को और लाभ मिल सकता है? बिल्कुल जी, हमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अगर हम फार्म टू फोक एवरी ऑपरेशंस देखें, चाहे वो फील्ड प्रिपरेशन है, चाहे वो सोइंग का प्रिपरेशन है, हार्वेस्टिंग का है या पोस्ट हार्वेस्टिंग का है। सो जैसे कल्याणी ने बताया, वो पोस्ट हार्वेस्ट में जब प्याज हार्वेस्ट हो जाता है तो उस लेवल पे है। और जैसे मिताली ने बताया तो वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ इस तरीके की जो कि डिटेक्शन में काम आती हैं। तो ये सारी इसी तरीके से जैसे ही अब आप चर्चा करेंगे औरों से तो हमें नए नए सोल्यूशंस मिलेंगे, तो हम देखेंगे कि ये सारे सोल्यूशंस हमें चाहिए आगे की और क्या क्या नई अनोखे आइडियाज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग पर यहाँ पर हमें बात हुई है, यहाँ पर सेल्फ डिटेक्शन पर बात हुई है। तो और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी हम उनके आइडियाज जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं और अपने स्टार्टअप के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम योगेश साहू है। मैं जीकॉम इंडिया का फाउंडर हूँ। जीकॉम इंडिया एक प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, जिसमें किसान अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। किसानों का दायरा लोकल मंडी, लोकल ट्रेडर्स होते हैं, वो बढ़ा के हम ऑल ओवर इंडिया कर देते हैं। हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री चाहते हैं किसान की इनकम इंप्रूव हो। वो तभी संभव है जब बेटर मार्केट लिंकेज मिले। हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री चाहते हैं कि कश्मीर का किसान केरल में बेचे, मणिपुर का किसान गुजरात में बेचे। वह हम मार्केट लिंकेज के थ्रू संभव बनाते हैं और हमें बड़ी खुशी है पूसा से जुड़ के। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं, अपने स्टार्टअप के बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम नितिन ललित है और मैं को फाउंडर हूँ अल्फा एडवांटेक LLP। और हमारा जो स्टार्टअप है वो एक इनोवेटिव प्लांटर्स हैं, इनोवेटिव गमले हैं जो हॉर्टिकल्चर यूज में आते हैं। आप इस हमारे प्लांटर्स को आप एक घर के लेवल भी यूज कर सकते हैं और अगर बड़े हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स हो उसमें भी उसको यूज किया जा सकता है। रंजन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह से आर्थिक सहायता यहाँ पर मिलती है और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं यहाँ पर? अभी भारत में लगभग 300 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जी। अब समय आ गया है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो अब हमें कम से कम 100 एक्सेलरेशन सेंटर्स की ज़रूरत है, सो दैट 2 चीज़ें हो सके। एक, फंडिंग का जो लिमिट है इंक्यूबेशन सेंटर्स का 25 लाख का, दैट कैन गो अप टू 1 करोड़, 50 lakhs टू 1 करोड़ नेक्स्ट स्टेज। दूसरा, मेंटरशिप जो इंक्यूबेशन सेंटर्स से अभी तक मिलती आई है, स्केल अप के लिए आई थिंक काफ़ी स्कोप है। भारतवर्ष में ही बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको उनके साथ कोलैबोरेशन में आई थिंक दे शुड जॉइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर। एंड ऑल्सो हम
विदेशी फर्म्स और कंट्रीज़ के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल, नेदरलैंड्स, इनके साथ वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या लर्निंग्स हैं वो भारत के एंटरप्रेन्योर्स को मिले एट अ वेरी यंग एज। साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जान लेते हैं। फर्स्टली टेल मी अबाउट योर नेम, व्हाट्स योर नेम? My name is Manohar. I'm a farmer. And what is I am the your startup all about? Co-founder of Green Robo Machinery. Okay. I'm a cotton farmer. We are solving the labor demands for the cotton picking. We तो have कपास की खेती से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आप यहाँ पर एक अनोखा आइडिया लेकर आए हैं। So our mission can harvest about 1 acre per day. We require a women. It's a robo. Okay. And we can pick multi-bloom cotton. That means without damaging the crop. So the biggest problem in cotton picking is actually the labor. So we just solving that problem. We are getting commercial now. There is no mission today for doing that kind of crop. So the advantage of doing this is we can pick multiple times. We typically cotton is picked 3 to 4 times. We can do that without any trash content in the cotton, and that's the most critical thing of cotton. And we do it per acre per day, and we need only a woman. It's a completely high tech in terms of robo. We use vision and AI, and it's targeted to run by a woman because cotton picking is typically done by women in India. जी, तो महिलाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो कपास की चुनाई का जब समय आता है तो काफी समस्या आती है लेबर की, और उसी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर स्टार्टअप यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। आपसे भी जानना चाहेंगे, अपना नाम बता दें आप। नमस्कार, मेरा नाम राहुल प्रकाश है और क्या स्टार्टअप है आपका? जी, मेरा स्टार्टअप का नाम अमल फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग जीआई टैग क्रॉप के ऊपर काम करते हैं जी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जर्मनी में लगभग 10,000 से ज़्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट आज के डेट में है, वही भारतवर्ष में लगभग 375 जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो हमने देखा कि इसकी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने एक मार्केट प्लेस बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे सारे जीआई टैग फार्मर को, किसानों को हम लोग जोड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा, जैसे ये सिद्धार्थनगर का काला नमक राइस है जो जीआई टैग है। और हमारा खासियत ये है कि हर प्रोडक्ट के पीछे क्यूआर कोड लगा होता है। जैसे ही ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं उन्हें पता चलता है कि आखिर उस ओरिजिन से ये प्रोडक्ट आया है कि नहीं। तो डॉक्टर हीरो, जीआई टैगिंग अब बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, इससे हमारे किसानों को फायदा मिल रहा है। देखिए स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं इस क्षेत्र में लोग, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें जीआई प्रोडक्शन के लिए एक पूरा लॉ बना है और उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट का एक अच्छा दाम मिले और जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो बहुत अच्छे मतलब ऑथेंटिकेटेड जीआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिले। सो ये स्टार्टअप जो राहुल ने स्टार्ट किया है, तो बेसिकली ये उसी में एक कड़ी है जहाँ पे ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स उनसे फार्मर से लेवल पे सोर्स करते हैं और कंज्यूमर को भी एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बीच में जो सुपरलेस जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एक तरीके से उनको रोकते हैं और साथ ही फार्मर्स को भी एक अच्छा दाम मिलता है। ये सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है फार्मर्स के लेवल पे, ताकि हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये काम करिए। अदरवाइज तो अगर इस तरीके के इनिशिएटिव्स नहीं होंगे तो हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को लुप्त करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक रिवाइवल का भी काम कर रही हैं, जो हमारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं हम उनको रिवाइव कर सकें और उनका अच्छा दाम अपने फार्मर्स को दे सकें। बिल्कुल। तो देखिए यही एक हम कह सकते हैं अहम कदम है, अहम सोच है जिसके साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसानों को भी फायदा हो रहा है, कई रोजगार के अवसर भी यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और अपने स्टार्टअप के बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम है योगेश राजेंद्र गावंडे। मेरे स्टार्टअप का नाम है नियो फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम बेसिकली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं कि 16 लीटर का टैंक पीठ पे लेके स्प्रे करते हैं। तो हमने एक व्हील बेस्ड स्प्रेयर बनाया है जिसमें आपको कोई भी टैंक पीठ पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पुश करना है और जैसे आप पुश करोगे तो व्हील रोटेट होगा और 4 नोजल के थ्रू आप स्प्रे करोगे। तो ये मशीन का एडवांटेज ये है कि 4 लोगों का काम एक ही मशीन करता है, जहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगता है 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए। तो आप सिर्फ 20 से 30 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्र कवर कर सकते हो।
तो खेती में मशीनीकरण, ये तो आज के समय में हम देख ही रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किया है हमारे किसानों की सहूलियत के लिए। बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया है आपने। आपसे जानना चाहेंगे आपके स्टार्टअप के बारे में, अपने नाम के साथ अपने स्टार्टअप के बारे में भी सभी दर्शकों को बताएं। आप बताएं। मेरा नाम हुनर ब्राड है जी, और मैं अपनी खेती मोबाइल ऐप से हूँ जी। हमारा स्टार्टअप का नाम अपनी खेती है और हम अपनी खेती प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 9 लाख फार्मर्स से जुड़े हैं जो कि हमारी मोबाइल ऐप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसान को सही समय पे सही जानकारी प्रदान करें और जो कि सही स्रोत से आई हुई है, ताकि वो अपने खेत के उत्पाद को बढ़ा सके या फिर उसको अपना उत्पाद मंडी में बेचना है या वहाँ से खरीदना भी है कुछ जो कि उसमें उसको अपने खेत में इस्तेमाल करना है, वो सही प्रोडक्ट यूज़ कर सके और उसकी फसल की उपज बढ़ेगी तो उसका मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ में जो अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, किसान क्या करते हैं, हमारी ऐप पे सवाल पूछते हैं, वो चाहे ऑडियो, क्योंकि किसान को टाइप करना बहुत मुश्किल लगता है फोन पे, वो ऑडियो भेज सकता है, वो अपनी फसल की फोटो खींच के या अपने भैंस की उसकी थनों में कोई चुवाई के समय कोई दिक्कत आ रही है उसकी फोटो भेजता है, और माहिर जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, वो जवाब देते हैं और वो भी अलग अलग संस्थाओं से हैं जो कि एक माननीय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं और कुछ कई सफल किसान जो कि उस क्षेत्र में अपनी माहिरता रखते हैं, वो उनको जवाब देते हैं। और आज की डेट में क्या हो रहा है, किसान मोबाइल पे सवाल पूछ के दुकानदार के पास भी जाता है तो उसको उससे नहीं पता होता भी क्या चीज खरीदनी है, तो अब वो क्या करता है, जो मोबाइल ऐप पे उसको माहिर जवाब देता है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली दुकानदार को जाके दिखाता है भी मुझे यही चीज चाहिए, ताकि वो अपना मुनाफा निकालने के लिए उसे कोई और प्रोडक्ट ना दे दे। पहले यही होता था कि दुकानदार अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर बेच देते थे, किसानों को इतनी जानकारी नहीं होती थी। तो इनकी ऐप से देखिए बिल्कुल जानकारी मिल रही है, उसी के अनुसार खरीदारी यहाँ पर हो रही है। तो ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। रंजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स के बारे में? कितने कारगर हैं ये, कितने मददगार साबित हो रहे हैं हमारे किसानों के लिए? हमारे एक्सपीरियंस में ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम किया है किसानों को अवेयर करने के क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल प्लांटिक्स है जो इंडिया का स्टार्टअप नहीं है, बट उन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में अपने ऐप के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाया है और बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं जो ऐप बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उनकी रीच के बारे में अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, बिकॉज हमारे यहाँ लगभग 14-16 करोड़ फार्मर्स हैं और अच्छे स्टार्टअप्स 5 लाख 9 लाख फार्मर से ज़्यादा उनकी कवरेज नहीं हो पाई है जी। हमने भी उन्नति में इन्वेस्ट किया है। उन्नति ऐप बेस्ड तो नहीं, बट वो एक प्लेटफॉर्म है जो एग्री इनपुट्स रिटेलर्स के माध्यम से बेचती हैं और एग्रोनॉमी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड डेटा भी दिया जाता है जी। और आउटपुट से भी जोड़ते हैं। सो तीनों इम्पॉर्टेंट चीज कवर्ड हैं एक्सेप्ट फाइनेंस। सो एग्री इनपुट, एग्रोनॉमी सर्विसेज एंड आउटपुट, एंड वो जल्द फिनटेक में भी अपना एंट्री लेंगे। तो इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। एज एन इन्वेस्टर मेरा यही प्रश्न होगा दैट उनकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है। सब्सक्रिप्शन और या पे पर यूज़ मॉडल्स इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, हाइपर ग्रोथ के लिए, क्विक स्केल अप के लिए मुश्किल है, बिकॉज 80% फार्मर्स जो हैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, इनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो इट्स अ मैकेनिज्म जिसको कंपनीज, एग्री इनपुट कंपनीज को सपोर्ट करना पड़ेगा टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स। सो दोज मॉडल्स आर इमर्जिंग, बट ये कहूँगा कि उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म फ्रॉम स्पीकिंग लाइक अ वीसी, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न है जी। बिल्कुल, तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स उपस्थित हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। डॉक्टर कार्तिकेय जी। स्टार्टअप क्या है आपका? So I'm basically a scientist and entrepreneur with Vitlomics Private Limited.
We have come up with the antibiotic-free treatment for mastitis. Okay. And the use of antibiotics for mastitis cure is a major problem for the dairy industry. जी. So for the farmers, antibiotics are expensive and they're hard to use, especially injections. जी. And for the consumers, these leave residues in the milk, which when consumed can, could be deleterious to your health. So we have come up with a completely antibiotic-free treatment for that. So we hope, which is going to be inexpensive, easy to use, and we hope it will help take the industry जी, forward. तो हमारे पशुपालकों को यहाँ पर मदद मिल सके, क्योंकि मास्टाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो दवाओं का खर्चा, इंजेक्शंस का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और ऐसे में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इनका स्टार्टअप बहुत अच्छा है। डॉक्टर नीरू, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको कहना चाहूँगी पशुपालन के क्षेत्र में भी यहाँ पर स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जी, पशुपालन के क्षेत्र में और फिशरीज के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है उसमें बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अभी आप अगर एग्रीकल्चर के ग्रोथ का सिनेरियो देखें तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरी का एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो और दूसरी बात ये है कि जब हम डबलिंग द फार्मर इनकम की भी बात करते हैं तो ये एक सेक्टर है जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम को डबल करता है, मीन्स वो सपोर्ट करता है। और आप अगर आप रुझान देखें, पहले तो हम जो खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी के साथ साथ 2-4 पशु हमने रख लिए तो वो एक हमारे घर का दूध का खर्चा निकल जाता था और जो थोड़ा बहुत दूध है वो हम बेच लेते थे, तो वो मतलब एक सप्लीमेंट्री हमारी जो इनकम थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे एक व्यवसाय के रूप में अपने आप में स्थापित हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स का, इस तरीके के मतलब स्टार्टअप्स का बहुत ही अहम भूमिका रहेगी हमारे विकास में और इकोनॉमी में, देश के कृषि जो पशुपालकों की आय बढ़ाने में, क्योंकि मास्टाइटिस एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मास्टाइटिस का डायग्नोस्टिक और मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट दोनों ही हम इसके लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस भी और ये बहुत बड़ी समस्या है पशुपालन के क्षेत्र में। तो इनकी संभावनाएं भी बहुत हैं और इनकी हमें ज़रूरत भी बहुत है। बिल्कुल, तो इनकी जरूरत भी है और अब हमें ये मिल भी रहे हैं और ऐसे में हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिल रहा है। अब हमारे पशुपालकों को भी इन स्टार्टअप्स का लाभ लेना है, उनसे जुड़ना है, क्योंकि हमारे जो इनोवेटर्स हैं वो बहुत अच्छे आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार उनकी मदद कर रही है और सभी इस दिशा में आगे बढ़कर बिल्कुल सफलता हासिल कर रहे हैं। और स्टार्टअप्स के बारे में जान लेते हैं। अपना नाम बताएं और अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं। मेरा नाम पराग कोंड्रे है और मेरे स्टार्टअप का नाम है फार्म मोर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हम 6-7 लोग हैं और बेसिकली वी आर इन फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। सो फार्मिंग में कुछ करना था तो हमने पहले फार्मिंग स्टार्ट की। 2015 में वी स्टार्टेड अ फार्म, वी कल्टिवेटेड 10 acres ऑफ पोमोग्रेनेट टू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर, कि उसको क्या दिक्कत है वो करके देखेंगे। एंड दैट टाइम वी आइडेंटिफाइड सम प्रॉब्लम्स। उसमें एक प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ा दिखा कि ड्रेंचिंग प्रॉब्लम जो है, रूट जोन में न्यूट्रिशंस डालना है, क्योंकि उसी के ऊपर तो वो प्लांट निर्भर है। अगर वो हेल्दी ग्रो करेगा तो हेल्दी क्रॉप अच्छा फल देगा, तो ये सब उसकी आय दुगनी हो सकती है, फार्मर की आय दुगनी हो सकती है। न्यूट्रिशंस और ये चीजें तो मार्केट में बहुत है, तो प्रिसाइजली ड्रेंच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया कि कुछ फार्मर्स को कलेक्ट करके उनसे स्टडी किया क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ ड्रेंचिंग डिवाइसेस बनाए जो प्रिसाइजली हर एक प्लांट को आप ठीक तरीके से दे सकते हो। एंड वो हर एक फार्मर के रेंज के हिसाब से है। छोटे फार्मर हमारे इंडिया में बहुत बड़े स्तर तो पे उनके है, लिए आपने तो अलग डिवाइसेस है। जो पीट का पंप है उसका एक छोटा सा अटैचमेंट बनाया है। जो फार्मर्स है जो लार्ज क्वांटिटी में ड्रेंचिंग करते हैं उनके लिए रिजर्वायर वाला प्रोडक्ट है। और जो ट्रैक्टर फार्मर्स है जो फार्म में खुद का ट्रैक्टर घुमाते हैं, जैसे ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट फार्मिंग है, उनके लिए कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाए। बिल्कुल, तो अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पर तैयार किए गए हैं। छोटे किसानों के लिए अलग है, बड़े किसानों के लिए अलग है। आप किससे जानना चाहेंगे? नाम बताएं अपना। हेलो, मेरा नाम गणेश राम जांगीड़ है। मैं न्यूंद्रा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ और हमें मालूम है कि किसान कि 90% जो काम है उसमें उसको झुक के काम करना पड़ता है। उससे उसको बहुत सारी स्पाइनल प्रॉब्लम, कमर दर्द, थकान जैसी समस्या होती है और वो अपना काम पूरी कार्य क्षमता से नहीं कर पाता। उससे उसकी इनकम, लाइवलीहुड अफेक्ट होती है। हम लोग बहुत ही एफिशिएंट और अफोर्डेबल एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। हमारे एक्सोस्केलेटन का नाम जयपुर बेल्ट है, जो किसानों को एक फिजिकल सपोर्ट देता है जिससे उनको कमर दर्द, थकान और स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ काम कर पाता है। वो अपनी कार्य क्षमता को इम्प्रूव कर पाता है। ये बहुत ही आप देखोगे ये बहुत ही हल्का और कॉम्पैक्ट एक्सोस्केलेटन है जिसको पहनना भी बहुत आसान है।
मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप का प्रोडक्ट आता है और आपको इसको बहुत ही कम समय में पहन पाओगे। ठीक है, ये मैंने पहन लिया। तुम्हारे किसान जो झुक झुक कर काम करते हैं, जिनकी कमर में अक्सर तकलीफ हो जाती है, उनकी मदद के लिए, हम कह सकते हैं सपोर्ट के लिए इस तरह का ये डिवाइस तैयार किया गया है। ठीक है, इसको आप अलग अलग लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। और जैसे अपन कुछ झुकते हैं तो ये अपने को एक सहारा देता है जी। तो अपन बहुत बार कंटिन्यूसली और लगातार झुक के काम करते हैं तो इसमें ये सहारा देता है जी। और अपने पोस्चर को करेक्ट करता है। बिल्कुल, तो आपने खेती बाड़ी नहीं बल्कि हमारे किसानों के बारे में भी यहाँ पर सोचा है। Yes. बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका। अब बैठ सकते हैं। तो देखिए, केवल खेती में ही आप सफल हो इसके लिए ही नहीं हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, पशुपालन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे किसानों को बिल्कुल स्वस्थ बने रहे, वो उनकी सेहत भी अच्छी बने रहे, इसके लिए भी अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं यहाँ पर। और लोगों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं, अपने स्टार्टअप के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम नवीन है और मैं 5 फार्म स्टार्टअप का फाउंडर हूँ। हमारा स्टार्टअप एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सेंसर से डेटा कलेक्ट करते हैं और किसानों को जो सीड टू हार्वेस्ट का बीज लगाने से लेके फसल निकालने तक के प्रोसेस में हम उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू मदद करते हैं और उस प्रोसेस को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पश्चिमी देशों से कंपेयर करें, वहाँ पे जो प्रोसेस है खेती का वो बहुत ही ऑटोमेटेड लेवल पे है, जहाँ पे लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है और बहुत इन्फॉर्म्ड और डेटा ड्रिवन फार्मिंग होती है। तो हम उसी लेवल की टेक्नोलॉजी इंडिया के किसानों को देना चाहते हैं एट अ वेरी लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। और यहाँ पे जैसे अभी राजेश ने बोला कि सीड टू हार्वेस्ट प्रोसेस में ज्यादा ध्यान नहीं गया है लोगों का अभी, लेकिन आप अगर देखें तो सीड लगाने से लेके हार्वेस्ट करने का प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है वही होता है और वो पूरा रिस्क एक किसान के पास रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जो उस पूरे प्रोसेस में आती हैं और हम तो उस प्रोसेस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। हमारे किसानों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर करने में इनका स्टार्टअप बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है और आगे भी और सफलता हासिल करेंगे। क्या कहेंगे आप? हेलो, मेरा नाम रजत वर्धन है और मैं एग्रोनेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। क्या कहेंगे अपने स्टार्टअप के बारे में हमारे दर्शकों को? एग्रोनेक्स बेसिकली एक IoT इनेबल्ड डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है। हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किसानों को एग्रीकल्चर इकोसिस्टम से कनेक्ट करते हैं जी। हम लोग अभी एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसको हम अगले माह में भारतवर्ष के बाजार में लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस का नाम है भू परीक्षक। इस डिवाइस के द्वारा मात्र 90 सेकेंड के अंदर मिट्टी की जांच को विदाउट रिक्वायरिंग एनी केमिकल, बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए किसान भाई बहुत छोटे पैसे में अपनी मिट्टी की जांच के रिजल्ट को पा सकता है और डिजिटली उसको अपने मोबाइल में भी रिपोर्ट मिलेगी और वो एक प्रिंट आउट के द्वारा अपने रिपोर्ट को अपने साथ रख सकता है और एडवाइजरी को भी आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकता है जी। तो हमारी सरकार की जो योजना है मृदा परीक्षण योजना, आपने तो उसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर योगदान दिया है। हमारे किसानों को अक्सर लगता है कि अरे कौन जाएगा मिट्टी की जांच करवाने के लिए, अब आपको घर बैठे बैठे ही वो डिवाइस मिल जाएगा, अब आप जांच करवा सकते हैं। क्या करना है, इनकी जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल करना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे अपने नाम और अपने स्टार्टअप के बारे में? मेरा नाम प्रियंकर है, मैं इनोवेटिव बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग एक्चुअली प्रिसीजन एक्वा फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया भी भू परीक्षक जो एक सॉइल सेंसिंग डिवाइस है, उसी तरीके से हम जब मत्स्य पालन करते हैं तो हमें वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करनी होती है और वो उससे बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी होती है। जैसे कि कुछ पैरामीटर्स तो दिन में 4 बार मेजर करने होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे जो पैरामीटर हैं वो दिन में किसानों को 4 बार मेजर करने होते हैं और उसके बाद भी अगर 30 मिनट में अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पूरी कर पाए तो पूरा का पूरा क्रॉप जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरी मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। तो हमने जो डिवाइस बनाया है वो IoT बेस्ड कंप्यूटर विजन बेस्ड एक डिवाइस है जो कि किसानों को घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स देगा। किसी भी चीज़ की अगर पानी की गुणवत्ता में कोई परेशानी है तो तुरंत के तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करेगा ताकि वो इंटरवेंशन करके अपने क्रॉप्स को बचा तुरंत ही जो है जो भी कमी आ रही है उसे पूरी कर सकते हैं। और देखिए मत्स्य पालन में आप और भी अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर हम स्टार्टअप कह सकते हैं। एक हमारे एंटरप्रेन्योर रह गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताएं और अपने स्टार्टअप के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, मेरा नाम नरेश कुमार है जी और हमने हमारे गाँव खरकराम जी जींद हरियाणा में बारू फार्मा के नाम से स्टार्टअप शुरू किया है जी। क्या है आपका स्टार्टअप? मैम, जैसे आजकल पशुपालकों को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बहुत घाटा होता है कि लाख 2 लाख की भैंसें मतलब बार बार रिपीटिशन की वजह से उन्हें कटाई में बेचनी पड़ती हैं जी। तो हमने दुग्धवर्धक शीरा के नाम से देसी खांड के शीरा को आधार बनाकर और कुछ जड़ी बूटियां जो कुछ न्यूट्रिशियस हैं
कुछ लीवर केयर के लिए, कुछ डाइजेस्टिव और कुछ जो यूट्राइन हेल्थ के लिए होती हैं, उनको कॉम्बिनेट करके एक दुग्धवर्धक शीरा के नाम से उत्पाद बनाया है, जो पशुपालक का दवाइयों का 90% तक का खर्चा अकेला खत्म कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, थनों में होने वाली बार बार जो दिक्कतें जैसे मेस्टाइटिस है या कोई और दिक्कत है या गांठें बनती हैं या छितड़े आते हैं, उनमें बचाव करता है। और जैसे लगातार मान लो बीमार नहीं होता पशु इसके लगातार देने से, तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी तो दूध में की गुणवत्ता बढ़ती है और कंज्यूमर को भी स्वच्छ दूध मिलता है। और दूसरा जैसे किसान है वो भी पीता है तो उसको स्वच्छ दूध मिलता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है मैडम, इसमें खांड का शीरा है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, क्षारीय प्रॉपर्टी, तो ये खुद सक्षम है बहुत सी चीजों को, बहुत सी दिक्कतों को हिल कर देता है अपने आप में। जो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो पहले ही यहाँ पर कवर कर लेता है। और दूसरा पशुपालक को इसके अलावा कुछ भी प्रोडक्ट लेके आने की जरूरत नहीं है, ना लीवर के लिए, ना अजमे के लिए, ना यूट्राइन हेल्थ के लिए, ना उसको कैल्शियम में या कोई अदर मिनरल या कोई विटामिन कॉम्बिनेशन। हमने इसमें वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाले और सातों धातुओं को पोषण देने वाले हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन बना के आयुर्वेदिक के, जैसे मेरा अनुभव है 25 साल हो गए मुझे और कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ हैं आयुर्वेद के, तो इसको कॉम्बिनेट करके एक ही बना दिया है कि पशुपालक को सिर्फ ये लेके आना है, यही लेना है और कोई आपको चीजें लेनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं आपने यहाँ पर तैयार किया है। तो देखिए कितने सारे आइडियाज हैं यहाँ पर, पशुपालन के क्षेत्र की बात हो, खेती बाड़ी के क्षेत्र की बात हो, किसानों की उपज हो, किसानों की सेहत की बात हो, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज लेकर आए हैं हमारे युवा और उन्होंने इसे एक सफल उद्यम में परिवर्तित भी किया है। आप भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही किसी आइडिया से, आप भी इस दिशा में सफल हो सकते हैं। किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी है बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मत जाइए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एग्री स्टार्टअप्स के बारे में और ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने सभी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जाना, उनसे चर्चा की, उनके स्टार्टअप्स के बारे में। आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है तो आप भी बेझिझक बिल्कुल आगे आइए, आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेनिंग, थोड़ी सी आर्थिक सहायता की जरूरत है। तो इसके बारे में हम हमारे विशेषज्ञ से जान लेते हैं। डॉक्टर नीरू क्या कहेंगी, ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज अगर लोगों के पास आते हैं तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? ट्रेनिंग के बारे में बात करें हम या फिर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम्स जो रफ्तार के अंतर्गत हैं तो उसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ट्रेनिंग का है, जहाँ पर हम जैसे हमारे 2 महीने की ट्रेनिंग तो बिल्कुल कंपलसरी है। वहाँ पर हम हर हफ्ते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे आईपी की मैनेजमेंट हो, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग की हम बात करें या रेगुलेशन की बात करें या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे उनमें दाना है। दूसरी बात, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो हमारा डाटा जो कहता है कि तकरीबन 82% फाउंडर्स आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। सो ये हमें उनकी स्किल सेट चाहिए, दे आर द मास्टर इन देयर स्किल सेट, बट द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। सो यहाँ पर हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि एग्रीकल्चर में ये आपका स्किल सेट या आपका ये आइडिया एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज़ होगा जी। तो वो बात एक बहुत अहम है, जहाँ पर जो हमारे टेक्निकल मेंटर्स होते हैं वो काफ़ी उनके साथ समय व्यतीत करते हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं या उनके वैलिडेशंस हैं या फील्ड ट्रायल्स हैं उसमें हम मदद करते हैं। जैसे अभी रंजन जी बात कर रहे थे एक्सेलरेटर्स की, तो मैं इसके साथ साथ ये बात कहना चाहूँगी कि ये हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी बन जाती है। जो लोग इस फील्ड में बहुत अकम्पलिश्ड हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड to have join hand with us so that we can provide proper industry training और industry connect और market intelligence, because अब हमें अगर इनको स्केल अप की तरफ लेकर के जाना है तो हमें इनको इंडस्ट्री का अनुभव शेयर करना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की क्या इंटेलिजेंस है, और हमें इनिशियली
इनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे मार्केट लिंकेजेस के लिए जी, तभी ही ये लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ इस आसमान में उड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करूंगी और आप सब लोग हमारे साथ आइए, तभी हम इस देश के लिए कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट और बेहतर तरीके से बना सकते हैं और बेहतर तरीके से इस तरह का माहौल तैयार किया जा सकेगा, कृषि के क्षेत्र में और भी ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकेगा। फंडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, फंडिंग प्लानिंग के बारे में, आर्थिक सहायता के बारे में रंजन जी क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, क्योंकि उनके मन में ये भी सवाल होगा कि मैं आइडिया तो लेकर आऊँ, पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मेरा अनुरोध होगा सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से दैट आप जंप लेने से पहले अपने आइडिया के साथ पहले थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें दैट यू डोंट एंड अप बिकमिंग अ मी टू जी, इन द सेंस लेट्स से जो उन्नति कर रहा है या फिर निंजा कार्ट कर रहा है, यू शुड नॉट बिकम अ क्लोन। अभी भी एग्री टेक इकोसिस्टम में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें फंडिंग नहीं हुई है या फिर स्टार्टअप्स क्रिएट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल एग्री बायोटेक में अभी बहुत गैप है। फार्म मैकेनाइजेशन जो रेंटल मॉडल है एग्री इक्विपमेंट का, वो इंडिया में टेक ऑफ नहीं हो पाया है। एक दो कंपनीज आई, वो फोल्ड अप हो गई। सो इस तरह से मार्केट प्लेसेस की बहुत कमी है, लार्ज स्केल्ड अप मार्केट प्लेसेस की इस तरह से। और एग्री अलाइड में, पशुपालन में नॉट ओनली डिजीज डिटेक्शन बट क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी जो गायें हैं, जो देसी ब्रीड्स हैं, उनका मिल्किंग कैपेसिटी घट जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो यू नीड टू थिंक लिटिल डिफरेंटली सो दैट यू डोंट एंड अप बिकमिंग अ मी टू। तभी वेंचर कैपिटलिस्ट्स को भी लगेगा कि ये फंडेबल, बैंकेबल और स्केलेबल प्रोपोजिशन है, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है थ्रू सिडबी, फंड ऑफ फंड्स, NSIC। फंड ऑफ फंड से फंड्स को सपोर्ट मिलता, हमारे जैसे फंड्स को सपोर्ट मिलता, तभी हम स्टार्टअप्स को भी फंड कर पाते हैं। तो वो पूल अभी हम देखें तो 10,000 करोड़ सिडबी के पास है, NSIC का मे बी 5 से 10,000 करोड़ होगा। सो इट कहने का मतलब अभी भी ये पूल ऑफ फंडिंग फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी लो। सो हमारा यही सुझाव होगा दैट ऐसे में भी 5-10 फंड ऑफ फंड्स क्रिएट हों, इंक्लूडिंग हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स, जिसका माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया है। उसमें यही कहना चाहूँगा दैट लेट अस से आप यूरोप का एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, उन लोगों ने 1-2 हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स का लॉन्च किया है 2015 या 16 में। हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल फंड ऑफ फंड जो सिडबी या NSIC चलाती हैं। सिडबी और NSIC का आई थिंक सबसे ज़्यादा जेनरस फंड ऑफ फंड है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से पैसा बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन के फंड्स को मिल जाता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में। जबकि चाइना में जो फंड ऑफ फंड्स हैं वो इक्विटी स्टेक्स लेती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनमें वो इक्विटी स्टेक्स लेती हैं, तो उससे उनका जो ग्रोथ होता है उसका अपसाइड वापस सरकार को मिलता है। कमिंग बैक टू यूरोप में हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स क्या करते हैं, वो दूसरे फंड्स को पैसा देते हैं एज एन LP, लिमिटेड पार्टनर, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। एंड सो भारत में आई थिंक 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इफ़ वी हैव टू बोरो फ्रॉम यूरोप एंड चाइना, देन हमारा यही सुझाव होगा नाबार्ड को, मेरा पर्सनल सुझाव यही होगा दैट वी शुड लुक एट नॉट ओनली क्रिएटिंग अ indirect investment vehicle, which is fund of funds which invest in funds which invest in startups, plus we should have a direct investment vehicle. So fund of funds के अंदर ही एक direct investment component हो, और तीसरा component जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है वो कि उस फंड में वेंचर डेट भी हो। बिकॉज जो सीरीज C, D, E के स्टार्टअप्स हैं, निंजा कार्ट या और भी सिमिलर स्टार्टअप्स या फिर लिसियस फ्रेश टू होम कह लीजिए, उनको वेंचर डेट की ज़रूरत है, इक्विटी की नहीं। सो इन तीनों को कंबाइन करके आई थिंक वी कैन हैव अ विनिंग कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम अ फंडिंग पर्सपेक्टिव। उसमें एक बात और कहूँगा दैट
ग्लोबली सॉवरन इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, जैसे अबू धाबी का है, मुबादला हो गया, टेमासेक हो गया, तो ये लोग कोई भी राउंड मोस्टली लीड नहीं करते। मान लीजिए 100 करोड़ रेज करना है तो 50% से ज़्यादा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो को इन्वेस्ट करते हैं। इन द सेंस कोई लीड इन्वेस्टर होता है, उसमें वो अपना 10%, 20%, 30% को इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आई थिंक there is a scope in India to launch a fund which, apart from focusing on the three components, indirect, direct and venture debt, also does co-investing. जी। So बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, सो इससे आपको एक सारा स्पेक्ट्रम में पैसा मिल जाता है, सीड से लेके इवॉल्व स्टार्टअप्स को भी। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखा आपने, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अहम से मुद्दे सामने आए हैं। कृषि स्टार्टअप बहुत अच्छा कदम हम यहाँ पर कह सकते हैं, सरकार बढ़ावा दे रही है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी कुछ अलग ही करके दिखा रहे हैं ताकि खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव यहाँ पर आ सके। ना केवल खेती के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी हमारे विशेषज्ञों ने भी इतनी अहम जानकारियां साझा की हैं, अनुभव साझा किए हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स ने, जिससे आप सभी प्रेरित हो सकें और इस दिशा में जरूर आगे बढ़ें और सफलता भी हासिल करें। तो बिल्कुल आज के विचार विमर्श में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों और हमारे एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सफल होते रहें, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दे। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, इसे आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम विचार विमर्श और इतनी ही अहम जानकारियां आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप बने रखिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।